मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है और मैंने अभी नेशनल पुलिस एकेडमी से अपनी 2 साल की ट्रेनिंग फिनिश की है और अभी मैं दौंड पुणे रूरल में एसडीपीओ की पोस्ट पर हूँ। और मेरी पहली पोस्टिंग एकेडमी के बाद एसडीपीओ दौंड हुई है। एसडीपीओ यानी कि सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। इसमें मेरे अंडर 5 पुलिस स्टेशंस आते हैं और इन पुलिस स्टेशंस की ओवरऑल सुपरविज़न, इनका वर्किंग, इनका क्राइम सब मेरे अंडर आता है। तो मेनली सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर का काम ये है कि मैं इन 5 पुलिस स्टेशंस को सुपरवाइज़ करूं और ये स्मूथली और आराम से फंक्शन करे, ये मेरा मेन काम है। इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनको मुझे देखना पड़ता है, जैसे कि बंदोबस्त, कोई भी वीआईपी विज़िट होता है, कोई भी पीएम आते हैं, सीएम आते हैं, मिनिस्टर आते हैं मेरे सब डिवीज़न में, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए जो भी बंदोबस्त करना पड़ेगा वो सब मेरी जिम्मेदारी होगी। दूसरा, कोई भी बड़ा फेस्टिवल होता है जैसे गणेश चतुर्थी, मुहर्रम, कोई भी बड़ा फेस्टिवल जिसमें प्रोसेशन निकलता है, लोकल फेस्टिवल, उन सब का अरेंजमेंट्स करना भी मेरी जिम्मेदारी है। फिर कोई भी क्राइम में जो भी हीनियस क्राइम होते हैं जैसे कि रेप, मर्डर या कोई बड़ा फेटल एक्सीडेंट हो गया है या फिर रॉबरी, डकैती, तो उस क्राइम में मुझे वहाँ पे विज़िट करना होता है एसडीपीओ। वहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है पुलिस स्टेशन से, उसको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं कि उसे इस तरीके से काम करना चाहिए या ये इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं जो उसे ध्यान में रखने चाहिए इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, ये एविडेंस हैं जो उसे कलेक्ट करने चाहिए, उनको कैसे कलेक्ट करना है, उनका क्या प्रोसीजर होता है, ये सब निगरानी रखना और विजिटेशन करना, विक्टिम्स के स्टेटमेंट लेना, जो भी विटनेसेस हैं जिनने आंखों देखा है वो गुनाह, उनका तपास करना, उनका स्टेटमेंट लेना, ये सब भी मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। इसके अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट में क्राइम मीटिंग होंगी उसमें मेरे सब डिवीज़न लेवल पे क्या क्राइम के स्टैटिस्टिक्स हैं, कितने खून हुए हैं, कितने एक्सीडेंट हुए हैं, उस पर पुलिस ने कितने अरेस्ट किए हैं, उसका पूरा मॉनिटर करना, उसका पूरा डेटा प्रिपेयर करना, ये भी मेरे अंडर आता है। उसके अलावा कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, किसी भी बात पे किसी का भी झगड़ा हुआ है, तो तुरंत स्पॉट पे पहुंचकर उसको मैं कंट्रोल में लेना, ये भी मेरे काम का एक पहलू है। उसके अलावा डेली जो विज़िटर्स हैं वो तो आते ही रहते हैं, जिनको किसी भी पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम है, उनका काम अटका हुआ है या कोई उनकी तकरार नहीं ले रहा है या ऐसे कोई भी परेशानी है तो उसके लिए वो विज़िटर्स आते हैं। या फिर अगर कोई चीज़ है जो वो मेरे ऑफिस से किसी चीज़ पे हेल्प मांगना चाहते हैं, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए या कोई बंदोबस्त चाहिए या कोई फंक्शन है या कुछ भी है, तो वो भी विज़िटर्स से मिलना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये भी मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम है। मेरे रूटीन में पहली पोस्टिंग में और जो ट्रेनिंग में है बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आया है। पूरी दुनिया ही बदल गई है जब से फील्ड पे आई हूँ। जब से रूटीन हमारा जो एकेडमी में था वो काफ़ी फिक्स था। हम लोग रोज़ 4:30 बजे सुबह उठते थे, हमारा पीटी गेम्स पीरियड जो भी होता था, उसके बाद इंडोर क्लासेस होती थी, शाम में ड्रिल वगैरह और जो भी ऐसे ट्रेनिंग के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इंक्लूडेड गेम्स पीरियड और सब, वो सब ख़त्म होते होते थे 6:30 बज जाते थे और हम 7 बजे के आसपास अपने रूम में आ जाते थे। पर जब वो 7 बजे हम अपने रूम में आ गए उसके बाद हम फ्री होते थे, हमारे ऊपर कोई वो नहीं होता था जब तक हम अगले दिन सुबह वापस पीटी के लिए ना जाएं। और सैटरडे को हमारा हाफ डे होता था और संडे छुट्टी मिलती थी। लेकिन जब से फील्ड पे आई हूँ तब से कोई छुट्टी नहीं, कोई हाफ डे नहीं, कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं है। सुबह से ऑफिस आती हूँ और काम शुरू होता है और रात में कितने भी बजे तक काम चल सकता है। उसके अलावा हफ्ते में एक नाइट राउंड करना मैंडेटरी होता है, जिसे जिला रात्रि गश्त कहते हैं। तो उसमें सारे पुलिस स्टेशंस को विज़िट करना, पेट्रोलिंग करना, सब कुछ करना होता है। तो कोई शेड्यूल में अब फिक्स नहीं रहा है। जैसे कहते हैं पुलिस की नौकरी 24/7 होती है, आपको पूरे टाइम अलर्ट रहना होता है, हर जगह प्रेजेंट होना होता है। तो इसके कारण अब हमारा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रहता। कभी भी हम ऑफिस जाते हैं, कभी भी कोई भी मीटिंग हो जाती है, कभी भी कोई बंदोबस्त करना होता है या कभी भी कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ जाती है, कभी भी रात को कितने भी बजे खून हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हमें तुरंत वहाँ पे जाके सिचुएशन को कंट्रोल में लेना है। तो अब कोई फिक्स रूटीन बचा नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम दिन में 1 घंटा अपने लिए निकालूँ, उसमें कुछ एक्सरसाइज करूँ, वॉक करूँ, किताब पढूँ,
तो ये 1 घंटा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और साथ ही साथ ये भी कोशिश करती हूँ कि मिनिमम 6 घंटे 7 घंटे की नींद पूरी करूँ। डीपीटी के टाइम, हाँ, डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, उसमें हमें अकेडमी से 6 महीने हमारे काडर यानी कि स्टेट जिस पे हम काम करने वाले हैं, जैसे मेरे लिए महाराष्ट्र, वहाँ भेजा जाता है। वहाँ पे हमें थाने की इंचार्जशिप दी जाती है। तो मेरी डीपीटी कोल्हापुर नामक शहर में हुई थी। वहाँ मुझे करवीर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बनाया था। एज आईपीएस ऑफिसर हम पुलिस स्टेशन की इंचार्जशिप से शुरू नहीं करते, हमारी पहली पोस्टिंग एसडीपीओ होती है। लेकिन उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होना वो मेरे लिए बहुत ही अत्यंत हर्ष की बात थी, और मैंने सबसे ज़्यादा जो सीखा है ऑन ग्राउंड पुलिसिंग कैसे करते हैं, किस इंसान का क्या काम होता है, एक कांस्टेबल से लेकर स्टेशन इंचार्ज तक उनके क्या रोल्स होते हैं, कितनी कठिनाइयों से वो काम करते हैं, उस चीज़ का प्रॉपर जो फील होता है वो मुझे थाना इंचार्जशिप में ही मिला। मेरा पहला दिन थाना इंचार्जशिप में काफ़ी अच्छा था। मैंने अपने थाने के अंडर सारी इम्पोर्टेंट जगहों की विज़िट की थी, जितने भी क्राइम पेंडिंग थे उनकी पूरी वो की थी कि क्यों पेंडिंग है, क्या है। फिर अपने स्टाफ को जाना था। मेरा वहाँ क्राइम पुलिस स्टेशन में 70 लोग थे, वो डिफरेंट बीट्स में काम करते थे, तो उनका क्या काम रहता है, कौन किस चीज़ में अच्छा है, किसकी क्या परेशानी है। स्टाफ से इंटरेक्शन किया था, पेंडिंग केसेस देखे थे, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस विज़िट की थी, और काफ़ी मीन्स जैसे कहेंगे काफ़ी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था। उस दिन जो विज़िटर्स आए थे वो सारे गांव वाले लोग, उनसे आप सीधे बात करते हो और आप उनकी सीधे हेल्प कर सकते हो, क्योंकि पुलिस स्टेशन सबसे लोएस्ट वो होता है, मतलब सीधे आप फर्स्ट रिस्पोंडेंट होते हो। अगर कोई भी आपके ऊपर कंप्लेन लेके आया है तो आप सीधे उस पर एक्ट कर सकते हो। एज एसडीपीओ मेरे अंडर 5 पुलिस स्टेशन हैं, तो किसी कोई भी कंप्लेन लेके आया है तो मुझे उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से बात करना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा, पर मैं डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन थाने में ऐसा नहीं है, थाने में मैं सीधे एक्शन ले सकती हूँ। जिसे कहेंगे तुरंत रिस्पॉन्ड करने वाली फीलिंग थी, वो काफ़ी एम्पावरिंग थी, और जो सपने देखे थे ऐसा लग रहा था कि सच हो रहे हैं उधर। आप सीधे लोगों की मदद कर पा रहे हो और उनकी परेशानियों से वो कर पा रहे, तो काफ़ी अच्छा दिन था और मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। थाने में मेरे पास किस टाइप के केसेस आते थे इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। तो सबसे ज़्यादा मेरे पास जो केसेस आते थे वो मिसिंग के केसेस आते थे। किसी के बेटी गायब होती थी या ऐसे किसी का बेटा गायब होता था, तो इन केसेस को हम काफ़ी प्रायोरिटी से सॉल्व करते थे। ये केसेस अक्सर ऐसे इलोपमेंट में भी निकलते थे कि लड़की किसी अपने लवर के साथ भाग गई है या वो, तो ये केसेस हमारे लिए प्रायोरिटी होते थे, क्योंकि किसी का बच्चा या बेटी मिसिंग है तो मतलब ये काफ़ी बड़ी बात होती है। एक पेरेंट्स के लिए उनकी ज़िंदगी होती है उनके बच्चे, तो इन केसेस को हम प्रायोरिटी में डील करते थे, मिसिंग के केसेस। दूसरे जो केसेस आते थे वो काफ़ी सारे लैंड डिस्प्यूट्स के केसेस आते थे कि क्योंकि किसी लैंड पे डिस्प्यूट चल रहा है तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को मार दिया है या डरा दिया है या धमका दिया है, तो इन सब केसेस में रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ऑर्डर आया है, उनसे डिस्कस करना और तुरंत एक्शन लेना। फिर इन केसेस में हम प्रिवेंटिव एक्शन किया करते थे, हम उनको कंडीशंस दिया करते थे जिसके अंडर उनको बॉन्ड दी जाती थी कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाएगा। तो इससे हम पीस मेंटेन करते थे जब तक फाइनल ऑर्डर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ना दे दें। तो इसके केसेस काफ़ी आते थे। इसके अलावा मेरे थाने के अंडर काफ़ी सारे हाईवेज़ थे, तो स्टेट हाईवेज़ और एक नेशनल हाईवे भी, तो काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स के केसेस आते थे। तो एक्सीडेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता था कि हम जो विक्टिम है उसको बचा पाएँ, उसको प्रॉपर मेडिकल केयर दे पाएँ, उसकी फैमिलीज़ को टाइम पे इन्फॉर्म कर पाएँ और तुरंत हेल्प कर पाएँ। और दूसरा, अगर जिसने भी वो एक्सीडेंट किया है अगर वो फ़रार है तो हम उसकी तुरंत के तुरंत अरेस्ट कर पाएँ, उसका लुकआउट कर पाएँ। फिर जो विक्टिम्स के फैमिलीज़ हैं उनको कैसे हैंडल करना। बाकी मेजर केसेस तो नहीं कहूँगी मैं, बट काफ़ी हमारे पास क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस भी आते थे, जैसे कि रेप और 354। तो उन सब केसेस में लड़की का मनोबल बनाए रखना, उसको कंफर्टेबल फील कराना, क्योंकि उसके काफ़ी मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होते हैं, तो काफ़ी डरी हुई होती है उस टाइम पे। तो इसमें सही तरह की उसको एडवाइस देना, उसको मनोबल, उसको काउंसलिंग करना, इसके अलावा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, सारे साइड्स के तथ्य लेना, क्योंकि जेन्युइन रेप केसेस होते हैं उनमें एविडेंस टाइमली कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
मतलब अगर आपको किसी ने बताया है कि उसके साथ रेप हुआ है विदिन 24 आवर्स, तो अगर आप उसका टाइमली एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं तो कन्विक्शन फॉर श्योर आप ले सकते हैं। तो ये सब मैंने सीखा। उसके अलावा मर्डर के केसेस में इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, ऐसा कोई भी हीनियस क्राइम होता है तो हम अलग अलग टाइप की टीम्स बनाते हैं। एक टेक्निकल टीम होती है जो सारे सीसीटीवी, फ़ोन के सीडीआर ये सब लेती है। एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम होती है जो सब विटनेसेस के स्टेटमेंट लेती है, और बाकी ऑन साइट जो भी अक्यूज़ड हैं, सस्पेक्टेड अक्यूज़ड हैं, उनके स्टेटमेंट्स लेना, उनका इंटेरोगेशन करना। फिर एक टीम होती है जो बॉडी का पोस्टमार्टम और सारे डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करना, वो सब करती है। तो इन टीम्स के साथ कैसे हमें कोऑर्डिनेट करना, कैसे टीम वर्क इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी इन्वेस्टिगेशन में और कोई भी मेजर क्राइम को डिटेक्ट करने में, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो डेकॉइटी हो, चाहे वो एचबीटी हो, हाउस ब्रेकिंग। तो ये सब मैंने अपने पुलिस स्टेशन के ड्यूरेशन में सीखा। इसके अलावा अगर कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, किसी ने रास्ता रोक लिया है या किसी की लड़ाई हो गई है, मारपीट हो गई है दो गटों में, तो तुरंत आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तुरंत आपको कैसे साइट पे जाके लोगों को अलग करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हटा के कैसे उनको पैसिफाई करना है और बाद में कैसे एक्शन लेना है। जो भी बदमाश हैं या जिनने भी उकसाया है उनको तुरंत अरेस्ट करना है, उन पर प्रॉपर प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। तो ये सब मैंने पुलिस स्टेशन में सीखा और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए पुलिसिंग में आगे जाके भी। ट्रेनिंग में जो हमें बातें सिखाई जाती है उनका फील्ड पे रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि कैसे इमरजेंसी को हैंडल करना है, हमें इतना सारा स्ट्रेस से सब्जेक्ट किया जाता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में छोड़ा जाता है और हम उनको ओवरकम करते हैं। तो उसके बाद जब हम फील्ड में वही सिचुएशंस वो करते हैं तो हमें कभी ऐसा फील नहीं होता कि हाँ हम ये नहीं कर सकते या ये बहुत मुश्किल है या ये हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट हमें हमेशा मन में ये विश्वास होता है ट्रेनिंग के बाद कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम इतने केपेबल हैं, हम हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए उसका कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर है। और हमारी ट्रेनिंग हमें इक्विप करती है, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हों, हमारे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मॉड्यूल्स, फोरेंसिक साइंस मॉड्यूल्स, मॉडल पुलिस स्टेशन जिसमें एक पुलिस स्टेशन में क्या क्या होता है 3 दिन तक हमें वो सब सिखाया जाता है एकेडमी में, जैसे कि वो एक एक्चुअल पुलिस स्टेशन हो। हमें उसमें हर टाइप का रोल दिया जाता है कि आप कांस्टेबल की तरह भी बिहेव कीजिए, आप बीट अमलदार की तरह बिहेव कीजिए, आप समन्स वारंट सर्व करने वाले की तरह बिहेव कीजिए, आप सेंट्री ड्यूटी जो करता है पुलिस स्टेशन में उसकी तरह बिहेव कीजिए, आप एसएचओ की तरह बिहेव कीजिए। तो इन सब मॉड्यूल्स के थ्रू हमें बेसिक एक्सपोजर मिला हुआ होता है कि हाँ फील्ड में हमें ऐसे करना है। उसके अलावा जो भी रायट या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर होता है तो हमारे लिए ट्रेनिंग में रायट कंट्रोल ड्रिल होता है, तो उसमें हमें कैसे सामना करना है पब्लिक का, चुनौती कैसे देना है उनको कैसे समझाना है, उनसे कैसे नेगोशिएशन यूज़ करना है। क्योंकि हमें पुलिस में सिखाया जाता है कि हमें मिनिमम फोर्स यूज़ करना है, बिना लोगों को हर्ट किए हमें उनको कंट्रोल करना है ताकि जान और माल की हानि ना हो। तो कैसे वो नेगोशिएशन करना है, कैसे उन्हें पैसिफाई करना है, कैसे उनकी बात हमें सुनना है और हमारी बात उन तक पहुंचाना है, ये सब हमें एकेडमी में सिखाया जाता है। तो ये सब फील्ड पे काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके अलावा हमें इंटरनल सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी की क्लासेस दी जाती हैं, उसमें हमें सारे टाइप के वीआईपी बंदोबस्त बताए जाते हैं, क्या क्या हमें सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए और क्या क्या हमें पहले से प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, इंटेलिजेंस गैदर करनी है, कैसे हमें अपने सोर्सेज बनाना है। ये सब चीज़ें हम पहले से एकेडमी में सीख के आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो हमें समझ आता है कि अच्छा हमें जो एकेडमी में सिखाया था वो कितना ज़रूरी था। और उस टाइम पे उसकी रेलेवेंस समझ में आए ना आए पर फील्ड में हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। और एकेडमी बेसिकली हमें एक ढांचा बना के देती है, उसके बाद आगे कैसे उसमें पूरा वो भरना है ये हम पे डिपेंड करता है। और वो विथ एक्सपीरियंस हम सीखते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे आप एक्चुअली फील्ड में एक्सपीरियंस करते हो आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उस पर और एडिशन होते जाते हैं, आपको प्रैक्टिकल रियलिटीज़ भी पता चलती जाती हैं और वो उस हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि हमारी एकेडमी की जो 2 साल की ट्रेनिंग है वो हमें एक बेसिक जो ढांचा है वो पूरा तैयार करके देती है पुलिस ऑफिसर का, और हमें एक बेसिक पता होता है कि हमें इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करना है। हमारे पास सारी स्किल्स और सारा नॉलेज होता है, बस उस पर जो लोकल चीज़ें हैं वो हम एक्सपीरियंस के साथ सीखते जाते हैं।
मेरा बचपन का सपना था, तो मैं इस सपने के लिए काफ़ी सालों से मेहनत कर रही थी। और सिविल सर्विसेज की जब मैं तैयारी कर रही थी तो सोचा करती थी कि ऐसे करूँगी, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो ऐसे रिएक्ट करूँगी, इतने सारे लोगों की मदद करूँगी। और तैयारी का टाइम काफ़ी स्ट्रेसफुल होता था, क्योंकि इतने सारे आपकी अनसर्टेनिटी होती थी, आपको पता नहीं होता था कि आप फ्यूचर में कहाँ पहुँचोगे, कैसे करोगे। तो आई थिंक उस टाइम पे बस यही होता था कि किसी तरह मैं क्रैक कर लूँ एग्ज़ाम और बन जाऊँ, और बहुत ही हम एक्साइटेड होते थे। तब हमें प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ का भी कोई आइडिया नहीं होता था, नहीं पता होता था फ्यूचर कैसा होगा। पर हम ये ज़रूर कामना करते थे कि जितने सारे लोगों की मदद कर पाएंगे, उनकी परेशान घड़ियों में उनका साथ दे पाएंगे तो उतना करेंगे, और जितना चेंज ला पाएंगे लाएंगे। उस टाइम पे हम न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पढ़ा करते थे, और ये सपने देखा करते थे कि एक दिन हम भी पॉलिसी बनाएंगे, एक दिन हम भी उस सरकार का पार्ट होंगे जो लोगों की ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब एग्ज़ाम दे रहे थे तब सपने थे, अब जब एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, ट्रेनिंग करी, तो ट्रेनिंग करते टाइम ट्रेनिंग बहुत टफ़ होती थी। तो अपने आप को बार बार हम लोग ये याद दिलाया करते थे कि हमने क्यों सर्विस ज्वाइन की है और क्या हमारा मोटिवेशन था, क्योंकि कई बार ट्रेनिंग के टाइम हमें ऐसा लगता था अरे बाप रे, ये तो बहुत टफ़ है, हमसे होगा कि नहीं। बट उस टाइम पे हम याद क्या करते थे कि जब हम तैयारी करते थे तो हम कितनी मेहनत क्या करते थे दिन रात, ये हमारा कितना इम्पोर्टेंट सपना था, इसके लिए हमने अपनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की। चाहे वो कॉलेज लाइफ के कुछ मस्ती हो या प्लेसमेंट हो या कुछ भी हो, हमने फैमिली के कितने फंक्शंस मिस किए, कब कितनी बार हमने अपनी कितनी इच्छाओं को मारा इस सपने के लिए। तो फिर हम रियलाइज़ क्या करते थे कि हाँ, ये ट्रेनिंग हम करेंगे, ये ट्रेनिंग करके ही हम वैसे ऑफिसर बनेंगे जो चेंज ला सकता है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा पूरी जर्नी में। अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, कई बार अच्छे दिन रहे हैं और कई बार काफ़ी बुरे दिन रहे हैं, जब काफ़ी बुरा लगता था कि अरे आज तो कुछ कर ही नहीं पाई, आज तो वो नहीं हुआ। पर कई बार ऐसे दिन भी रहे हैं जब लगा है कि हाँ, ये जॉब बिल्कुल वर्थ इट है। तो मैं ऐसे कहूँगी कि एक रोलर कोस्टर राइड है, इसमें कभी बहुत अच्छे दिन आते हैं, कभी बहुत बुरे दिन आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, हम जिस काम के लिए आए थे वो हम काम कर रहे हैं, हम रोज़ इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं, अपनी तरफ से उनका जितना मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ये रियलाइजेशन काफ़ी सेटिस्फैक्शन देता है। तो हर दिन आप जब सोने जाते हो तो आपको फील होता है हाँ, इतने सालों की जो मेहनत है, जो पढ़ाई में की, ट्रेनिंग में की, सब वर्थ इट है। और इट्स बिन वेरी मेमोरेबल, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है, यादगार सफ़र रहा है। एक लेडी आईपीएस ऑफिसर की किसी कॉलेज लाइफ की लड़की से ज़िंदगी काफ़ी अलग होती है। कॉलेज लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ काफ़ी अलग होती हैं, आपकी पढ़ाई, आपका करियर, ये तो होती है, साथ ही साथ कोई लेटेस्ट मूवी रिलीज़ होती है जो आपको देखनी होती है, कुछ मॉल होता है जहाँ आपको जाना होता है, आपके दोस्तों के साथ आप पार्टी कर रहे होते हो, आप उनके साथ हैंग आउट कर रहे होते हो, इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे आपके डिबेट्स चलते हैं, डिस्कशंस चलते हैं, और आपकी एक अपने दोस्तों में ही एक दुनिया होती है जिसमें आप खुश रहते हो उनके साथ, और काफ़ी अच्छा फेज़ होता है जिसको मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। लेकिन एक लेडी पुलिस ऑफिसर बनने के बाद आपके कंधों पे काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब मूवीज़ वगैरह आप देखते हो जब भी मौका लगता है, बट वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होती। बट आपकी प्रायोरिटी शॉपिंग ये सब कुछ नहीं होती, क्योंकि आप यूजुअली यूनिफॉर्म पहनते हो, तो यूनिफॉर्म में ही आपकी ज़िंदगी निकलती है। आपकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे कंसंट्रेट करते हो, स्टेट पे कंसंट्रेट करते हो, क्या क्राइम है, कैसा है, कहाँ आपकी ज़रूरत है। आपके दिमाग में अलग चीज़ें चल रही होती हैं जो एक कॉलेज लाइफ की लड़की से के दिमाग में चल रही होंगी और आपके दिमाग में चल रही होंगी, वो बिल्कुल अलग होंगी। कोई कोरिलेशन हो ही नहीं सकता, मैं मानूंगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ें भी बहुत मिस करते हो, क्योंकि एज ए लेडी आईपीएस ऑफिसर आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आप जब भी यूनिफॉर्म पहनते हो ना, तो आप नॉर्मल लोगों से अलग हो जाते हो। आप उतना केयर फ्री कुछ भी नहीं बोल सकते, कैसे भी बिहेव नहीं कर सकते। आपको डिसिप्लिन में होना होता है, आपको पंक्चुअल में होना होता है, आपको पॉलिटिकली करेक्ट चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, आपको टाइम से हर जगह पहुंचना होता है। और मैं नहीं कहती कि ये बहुत मुश्किल होता है या इम्पॉसिबल होता है, बट हाँ, ये कहूँगी कि ये बहुत डिफरेंट होता है। आप यूनिफॉर्म के रूल्स, उनके डिसिप्लिन से बंधे होते हो, और
मुझे गर्व होता है कि मैं ये यूनिफॉर्म पहनती हूँ, पर मैं ये भी इस गर्व के साथ साथ मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग भी हमेशा रहती है कि हाँ मेरी ये जिम्मेदारी है, यहाँ का क्राइम मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ पे जो भी कम्युनल इंसिडेंट हो रहा है उसको रोकना मेरी जिम्मेदारी है, जो भी किसी भी लड़की के साथ गलत हुआ है उसको जस्टिस प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। तो क्योंकि ये सब चीज़ें पूरे टाइम आपके दिमाग पे हावी रहती हैं तो आप काफ़ी अलग सोच रहे होते हो। बाकी अंदर ही अंदर जो नॉर्मल ख्वाहिशें होती हैं वो तो हमेशा रहती ही हैं कि आपको आपके दोस्तों से मिलने का मौका मिले, फैमिली के साथ मिलने का मौका मिले, उनके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मौका मिले। आई थिंक सबसे ज़्यादा वही मैं मिस करती हूँ पुलिस की नौकरी में, क्योंकि कोई भी मेजर फेस्टिवल होता है तो कॉलेज में हम सब दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करते होते थे। अब उस फेस्टिवल के दिन कोई बड़ा सा बंदोबस्त होता है जिसकी तैयारी में हम लगे होते हैं और सुबह से रात तक यही देख रहे होते हैं कि कोई बड़ी घटना ना घटे, सब सेफली फेस्टिवल एंजॉय कर पाए। अभी तक क्या मेरा जो अनुभव है एज अ लेडी पुलिस ऑफिसर, उसे मैं कैसे देखती हूँ, तो मैं उसे देखती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें लेडी पुलिस ऑफिसर्स को उतना क्रेडिट देना चाहिए जितना वो डिज़र्व करती है। मतलब मेरा ये कहना नहीं है कि जो बाकी फील्ड्स में लेडीज़ काम करती हैं उनकी क्या कोई परेशानी कम है मेरे कंपैरिजन में, बट हाँ ये मैं मानना चाहूँगी क्योंकि ये एक मेल डोमिनेटेड फोर्स है तो इसमें आपको अपनी आवाज़ बनाना, आपको वजूद बनाना नॉर्मल से शायद थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। और क्योंकि पुलिस का जॉब 24/7 है, जो कि आई थिंक डॉक्टर्स का भी रहता है, तो वही परेशानियां या वही चीज़ें जो उनके जॉब में वो फेस करते हैं वो आप पुलिस की नौकरी में भी फेस करते हो। अगर आपकी फैमिली होती है, जैसे मैंने बहुत सारी वर्किंग फीमेल ऑफिसर्स को देखा है जो इनफैक्ट इवन ट्रेनिंग के दौरान जो अपने 1-1 साल के 2-2 साल के बच्चों को छोड़ के आती हैं और फिर ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में कितना वो मिस करती हैं अपने बच्चों के साथ रहना, उनकी ज़रूरतों का पूर्ति करना, वो मतलब वो नहीं कर पाती हैं। उस टाइम पे उनको अपनी फील्ड पे होना होता है, अपना 100% देना होता है और इस कारण ये तो मैं मानती हूँ कि उनके लिए फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना नॉर्मल उससे ज़्यादा टफ होता है। मतलब उनको पूरी तरीके से अपने आप को दोनों तरफ देना होता है, परिवार की ज़रूरतों का भी ध्यान देना होता है और फील्ड में भी ध्यान देना होता है। पर मेरे को ऐसा भी फील होता है कि लोग इस चीज़ को समझते हैं और इसीलिए एज अ फीमेल पुलिस ऑफिसर कई जगहों पे मुझे ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट मिला है अपने मेल काउंटर पार्ट से। और ये भी देखा है मैंने कि फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर्स पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि लोग मेरे स्टाफ से बोल रहे होते थे कि नहीं, हम अपनी परेशानी मैडम को सीधे बताएंगे, हम सीधे मैडम से ही बात करेंगे। तो एक टाइप का आपको गर्व महसूस होता है कि हाँ आप इतना ट्रस्ट इंस्पायर करते हो, लोगों की आपसे इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इतनी होप्स होती हैं और एक कॉन्फिडेंस होता है। स्पेशली अगर कोई लेडी होती है तो आई थिंक काफ़ी केसेस में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है आपसे बात करने में अगर उसके अगेंस्ट कोई भी क्राइम हुआ होता है। तो मैं सारी लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट आप यहाँ पे महसूस करेंगे वो आई डोंट थिंक आप किसी और जॉब में कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस जॉब में हमारे पास काफ़ी लड़कियाँ कम हैं। हमारे 103 के बैच में सिर्फ 11 लड़कियाँ ट्रेनिंग में थी मेरे साथ। ये ज़रूर है कि थोड़ी बहुत आपका परसेप्शन और रोल अलग माना जाता है, बट इन सब सर्विसेज में स्पेशली IPS जैसी सर्विसेज में बिल्कुल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, हर एक को एक समान ट्रीट किया जाता है। मेरे सर बोला करते थे SP सर कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लेडी IPS प्रोबेशनर हो कि मेल IPS प्रोबेशनर हो, जो तुम्हारा काम है वो तुम करोगी और उसी एफिशिएंसी के साथ करोगी, उसी निडरता के साथ करोगी और उसी कॉन्फिडेंस के साथ करोगी जैसे तुम्हारा मेल काउंटर पार्ट कर रहा है। और मुझे भी नाइट राउंड उतने ही प्रोएक्टिवली करना एक्सपेक्टेड है जितना मेरे मेल काउंटर पार्ट को है। मुझे भी मर्डर इन्वेस्टिगेशन में उतने ही एक्टिवली इन्वॉल्व होना एक्सपेक्टेड है जितना मेरा मेल काउंटर पार्ट को है। हम लोग सेम सैलरी ड्रॉ करते हैं, हमें सेम टाइप की पोस्टिंग्स दी जाती हैं, सेम टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, हमें सेम टाइप का मीडिया सपोर्ट मिलता है, इवन विद इन द पुलिस फोर्स हमें सेम टाइप का रिस्पेक्ट मिलता है। तो जो चीज़ें हैं जैसे कि मदरहुड या प्रेगनेंसी, उसके लिए सरकार ने स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं जैसे कि मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, वो आपको बस अलग मिलते हैं। बाकी सारी फैसिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब कुछ दोनों में बिल्कुल सेम है।
मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, ऐसे जो केसेस होते हैं जिसमें मैंडेटरी है कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेट करे, उसमें मुझे लगता है कि हाँ, हमें ज़्यादा लेडीज़ की ज़रूरत है। और मैं नहीं कहूँगी कि मेन से ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इक्वल करने की ज़रूरत है। मतलब आइडियल विजन तो यही होगा कि जितने मेल पुलिस ऑफिसर्स हैं उतनी ही लेडी पुलिस ऑफिसर्स एक दिन आप क्रिएट कर पाओ। एक दिलचस्प घटना जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये रहेगी कि मैं एज अ एएसपी कोल्हापुर में एक जगह रेड करने गई थी। जुगार की रेड थी, वहाँ मटका चल रहा था, इलीगल था। तो मैं रेड करने गई थी, तो हमें वहाँ पर दरवाज़ा तोड़ना पड़ा था क्योंकि कोई खोल नहीं रहा था। हमने इतनी बार घंटी बजाई। सीआरपीसी में हमें इंस्ट्रक्शंस होता है कि अगर आपके साथ कोऑपरेट नहीं करे और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्राइम हो रहा है दरवाजे के पीछे और उसका सल्यूशन आपके पास और कोई तरीका नहीं होता, आपने इनफ अनाउंसमेंट कर चुके होते, सब कुछ किए होते हैं, अगर आपको लग रहा है कि क्रिमिनल अंदर छुपा है और अंदर ही वो एक्टिविटी हो रही है, तो आपको दरवाज़ा तोड़ना होता है। तो जब मैंने वो दरवाज़ा तोड़ा था अपने एसपी सर की परमिशन से, प्रॉपर वारंट से, उसके बाद जो वहाँ की ओनर थी उस घर की, जो मेन क्रिमिनल थी और जो ये पूरा मटका चला रही थी, तो वहाँ पे जब मैंने रेड की थी तो मुझे किचन के बर्तनों में पैसे और जुगार के टिकट और ये सब मिले थे। तो जैसा आप मूवीज़ में देखते हो वैसा मुझे रियल लाइफ में फ़ील हुआ था। उसके बाद वहाँ पे जो सिचुएशन टेंस हुआ था और उस लेडी ने पूरी बस्ती के लोग इकट्ठे कर दिए थे और हमारी कम फोर्स थी, 6-7 लोग थे, तो उसको पूरा मैनेज करना, वहाँ से सेफली बाहर निकलना, उस लेडी की प्रॉपर अरेस्ट करना, प्रॉपर पंचनामा करना, आई थिंक मेरी ज़िंदगी में वो बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपकी पुलिस की जो टीम होती है वो आपके लिए अपनी जान तक दे सकती है। जिस टाइप का सपोर्ट मुझे मिला अपनी पुलिस की टीम से और जिस ब्रेवरी से उस दिन उनने काम किया और हमने वो सक्सेसफुल रेड किया और बाद में उन पे मकोका का केस भी लगा, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए लाइफ टाइम वर्थ एक्सपीरियंस था। उस दिन मैंने सब चीज़ सीखी। तो ये सब चीज़ें उस एक इंसिडेंट से पूरे कैसे मेरे एसपी सर जो थे उनने पूरा कनेक्ट किया, पूरे मटके का नेटवर्क फाइंड आउट किया और हर एक इंसान जो इस इलीगल नेटवर्क में इन्वॉल्व था उसको कैसे उनने वो किया, कैसे एफआईआर किया, कैसे आज के दिन 40 लोग अरेस्ट हुए हैं इस पूरे केस में। तो ये घटना मेरे लिए इनफैक्ट मेरे प्रोबेशन का हाईलाइट थी और आगे भी थी कि कैसे मेरी फोर्स पे अटैक हुआ, कैसे हमने मैनेज किया क्राउड को, सिचुएशन को, सारे लोगों को कैसे शांत किया, प्रॉपर जो क्रिमिनल्स थे उनको अरेस्ट किया। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस था और बहुत ही दिलचस्प अनुभव था जिसे मैं लाइफ लॉन्ग ट्रेजर करूँगी और जिससे मैं बहुत सारी सीख लेके जा रही हूँ आगे। हमारी ट्रेनिंग में हमें स्पेसिफिक मॉड्यूल्स होते थे, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के मॉड्यूल्स और मीडिया मॉड्यूल्स और क्राउड हैंडलिंग मॉड्यूल्स, जिसमें हमें लेटेस्ट टेक्निक्स सिखाई जाती हैं कि कैसे आप लोगों से डायलॉग करोगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन मेन सोर्स है जिसने ये वीडियो वायरल की है या हेट स्पीच दी है या लोगों को भड़काया है, कैसे आप जो भी मोहल्ला कमेटी है उनकी मीटिंग्स रेगुलरली लोगे, क्या साइंस होते हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि हाँ आगे जाके रायट हो सकता है या चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जब मैं फील्ड में आई तो मुझे एक्चुअली ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। कैसे आप सोर्सेज बनाते हो जो आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो इंटेलिजेंस होती है जो बहुत ही क्रूशियल होती है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो वो सब मैंने ऑन ग्राउंड ही सीखा है और इसको मैं इसी तरीके से मैं मैनेज करती आई हूँ। फिर जो भी मेरे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस, उनसे हम लोगों ने बहुत सीखा है। आपस में सारे बैचमेट्स बैठ के डिस्कस करते हैं कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, इसको इन सर ने ऐसे हैंडल किया, हम भी फ्यूचर में अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ऐसे हैंडल कर सकते हैं। फिर जो लोकल लीडर्स होते हैं, जो अच्छे लीडर्स होते हैं, जिनका ग्रिप होता है लोगों के ऊपर, उनसे कैसे आप बातचीत करके उनकी हेल्प ले सकते हो क्योंकि वो लोकल कंडीशन से वाजिब होते हैं। वो मैंने यहाँ पे आके सीखा कि कैसे उनकी मदद ले सकते हैं हम। उसके अलावा सोशल मीडिया में आजकल कैसे आप क्विकली काउंटर कर सकते हो,
कैसे अगर कोई वीडियो है जो भड़का रही है और वायरल हो रही है उसको आप हटवा सकते हो, कैसे आप इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, उनसे कोऑर्डिनेट करके, उनके नोडल ऑफिसर्स से बात करके जो भी अकाउंट्स हैं सस्पिशियस उनको कैसे आप हटवा सकते हो। ये एक पूरा नेटवर्क होता है जिससे आप काम करते करते सीखते हो कि कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करना है। मैं अपनी नेशनल पुलिस एकेडमी के ट्रेनिंग के बारे में बात करना चाहूँगी। हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है फ़ेज़ 1 में। हमारे को 2 टाइप की मॉड्यूल्स होते हैं, एक इंडोर मॉड्यूल होते हैं, एक आउटडोर मॉड्यूल होते हैं। आउटडोर मॉड्यूल्स में हमें बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं जैसे कि स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, बैटल एंड ऑब्स्टिकल कोर्स, जैसे आर्मी का बैटल एंड ऑब्स्टिकल कोर्स होता है, डिच, टार्जन स्विंग, पैरेलल बार, मंकी रोप, ये सब होता है। तो कैसे हम पूरा वो टाइमली BOAC के ऑब्स्टिकल्स करते हैं वो। फिर उसके अलावा अनआर्म्ड कॉम्बैट जिसे आप सेल्फ डिफेंस के नाम से जानते हैं, कैसे आप नाइफ अटैक से बचाओगे अपने आप को, कैसे आप गन अटैक से बचाओगे, कैसे आप क्राउड में बचाओगे अगर कोई भी आप पे अटैक कर रहा है, कैसे आप अपनी बेटन और लाठी को यूज़ करके सेल्फ डिफेंस करोगे, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आपकी फ़िज़िकल स्टैमिना बिल्डिंग, जैसे कि हमारे को बहुत सारी रनिंग और स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज, रोप चढ़ना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं आउटडोर में। इसके अलावा स्विमिंग जो कि एक लाइफ सेविंग स्किल है, किसी भी इमरजेंसी में आपको खुद को और सामने वाले को बचाना आना चाहिए, तो वो हमको सिखाया जाता है आउटडोर में। इंडोर में हमारे को बहुत सारे लॉ के सब्जेक्ट्स जैसे CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट, ये सब सिखाए जाते हैं। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक मेडिसिन, कैसे हम मर्डर या कोई भी सीन ऑफ क्राइम में जाके क्लूज़ कलेक्ट करते हैं, क्या उसका साइंटिफिक मेथड है, ये सारा सिखाया जाता है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन मॉड्यूल्स, मॉडल पुलिस स्टेशन, मूट कोर्ट, कोर्ट में कैसे ट्रायल होता है, पुलिस और कोर्ट का कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, क्या हमारा रोल होता है एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कैसे हम एविडेंस सबमिट करते हैं, ट्रायल के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे हम ट्रायल को मॉनिटर करते हैं, कैसे हम कन्विक्शन लाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है। इसके अलावा हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT मॉड्यूल होता है जिसमें हमें साइबर केसेस को कैसे हैंडल करना है, साइबर फोरेंसिक्स कैसा है, कैसे हम हार्ड डिस्क सीज करते हैं, कैसे हम CDR निकालते हैं, CDR का कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट क्लूज़ लेते हैं, ये सब सिखाया जाता है। और 2 सब्जेक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली हमको सिखाए जाते हैं, एक इंटरनल सिक्योरिटी, कैसे हम सारे आउटफिट्स जो भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं, क्या थ्रेट्स हैं जो हमारी कम्युनिटी को, जिनको हमको पहले से परसीव करना होता है, कैसे हमें उस पर एक्ट करना होता है। और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, सारी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, क्राउड कंट्रोल, ये सब हमें सिखाया जाता है। इसके अलावा हम जो भी काडर में जा रहे हैं, जैसे मेरा महाराष्ट्र काडर है, उसकी लोकल लैंग्वेज हमें सिखाई जाती है, जैसे मराठी मेरे केस में, उसकी हमें प्रॉपर क्लासेस होती है, उसमें दोनों बोलना, समझना, रिटन, ये सब हमें सिखाया जाता है एकेडमी में। इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग में स्पेशल मॉड्यूल्स होते हैं। एक ग्रे हाउंड्स का मॉड्यूल होता है जिसमें हमें 1 हफ्ते के लिए जंगल में भेजा जाता है विथ वेपन और सारा राशन, और हमें वहाँ पे ट्रेन किया जाता है कि कैसे अगर कोई नक्सल एरिया में, जंगल में हमें सरवाइव करना है 1 हफ्ते के लिए, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, क्या स्ट्रैटेजीज़ रहती हैं, कैसे हम एम्बुश होने से बच सकते हैं, कैसे हम उनको एम्बुश कर सकते हैं, कैसे हम अपना सर्वाइवल करते हैं, कैसे हम मूव करते हैं बिना कैमोफ्लाज करते हैं अपने आप को, कैसे हम अपना खुद का खाना बनाते हैं और मिनिमम रिसोर्सेज में कैसे जंगल में सो के और सर्वाइव करते हैं। तो वो मॉड्यूल आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है। एक बार आप जंगल में जाते हो, खुद का खाना बनाते हो, जंगल की फर्श पे सोते हो, मतलब आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। और इस पूरे दौरान आप बहुत सीखते हो क्योंकि आप आपके स्क्वाड्स के साथ डिवाइडेड होते हो। वहाँ पे स्क्वाड का सिस्टम होता है NPA में, तो आप अपने स्क्वाड के साथ, जो आपकी फैमिली बन जाता है लास्ट में, उसके साथ आप कैसे पूरा सर्वाइव करते हो, सारी टैक्टिक्स जो आप सीखते हो, ये सब आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मॉड्यूल। तो वो मॉड्यूल हमारे लिए होता है। एक हमारा CSWT मॉड्यूल होता है इंदौर में, जिसमें हमें सारे वेपन्स को यूज़ करना और उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, वॉरफेयर कैसे हमें करना है, कैसे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करना है।
तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल होता है जो हमें सिखाया जाता है। एक हमारा ITBP रॉक क्लाइंबिंग मॉड्यूल होता है मसूरी में, कि कैसे हम रॉक्स पे अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम कैसे रॉक्स पे चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, टारगेट को बचा सकते हैं, कोई लैंडस्लाइड या किसी में फंसा हुआ है तो उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये सब चीज़ें उसमें हमें सिखाई जाती हैं। उसकी भी अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, वो सब हमें सिखाई जाती हैं। और उसी में हमारा रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग का भी मॉड्यूल होता है, जिसमें हमें टीम के साथ, ये ऑप्शनल होता है, आपको कोई फोर्स नहीं करता है, लेकिन हाँ ये जो एक्सपीरियंस होता है बहुत यूनिक होता है। इसमें आपको आपके सारे टाइप के फियर को कॉन्कर करने को मिलता है, चाहे वो हाइट का फियर हो, पानी का फियर हो, और कैसे आप उसके बाद कभी भी कोई भी सिचुएशन में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग में आपको होस्टेज को बचाना है तो आपको हेलीकॉप्टर से उस बिल्डिंग पे उतरना है, कैसे उतरना है, क्या करना है, कहाँ से कूदना है। तो उन सब केसेस में ये आपको काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि आपने एक बार कर चुका होता है तो आपका हाइट का डर चला जाता है और आपके सारे बाकी के डर भी जा चुके होते हैं। तो आई थिंक ये मॉड्यूल भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा भी हमारा पार्लियामेंट अटैचमेंट होता है, जिसमें हमें पार्लियामेंट के सारे उनसे ऑर्गेनाइजेशन से मिलने का मौका मिलता है, इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। प्राइम मिनिस्टर से हम मिलते हैं, होम मिनिस्टर से हम मिलते हैं। इसके अलावा हमारा आर्मी CRPF अटैचमेंट होता है, जिसमें हमें आर्मी के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, इंसर्जेंसी वाले एरियाज़, चाहे JNK, नॉर्थ ईस्ट, इन सब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है और ये सब हमें सिखाया जाता है। तो बेसिकली हमारा फ़ेज़ 1 काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता है और हमारे सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर होते हैं। इसके अलावा रूट मार्चेस होते हैं, 40 किलोमीटर का रूट मार्च हम करते हैं वेपन और वेट के साथ, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और इसके अलावा हमारे 16 किलोमीटर का क्रॉस कंट्री रन होता है, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उसमें हम काफ़ी कुछ सीखते हैं और जैसे कहते हैं ना, जर्नी इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज इट्स एंड। तो वो जो 16 किलोमीटर का क्रॉस कंट्री रन करते हैं हम, उसके पहले कई बार पहले 7 किलोमीटर रन, 10 किलोमीटर रन, 12 किलोमीटर रन, कैसे आपकी ग्रोथ होती है ओवर द फेज़ 1, आपकी मसल्स डेवलप होती है, स्टैमिना डेवलप होता है, वो ये ट्रेनिंग का मेरे ख्याल से हाईलाइट है। मतलब 40 किलोमीटर का जो आप रूट मार्च करते हो, उसके पहले 15 किलोमीटर का रूट मार्च करते हो, 25 किलोमीटर का रूट मार्च करते हो, नेविगेशन एक्सरसाइजेस करते हो। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अर्बन टैक्टिक्स हैं, कैसे आप बिल्डिंग में हॉस्टेजेस को बचाओगे, क्या करोगे, वो सब भी आपको सिखाया जाता है। तो एक फुल पैकेज होता है, आप हर टाइप की चीज़ों से एक्सपोज होते हो, आपको हर चीज़ सिखाई जाती है। पुलिस स्टेशन विजिट्स होती हैं, आप पुलिस स्टेशन जाते हो, वहाँ पे क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छी चीज़ें आपने सीखी, उसके आप प्रेजेंटेशंस देते हो। तो फेज़ 1 इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। और उसके बाद 6 महीने का DPT होता है, जिसमें आप अपने काडर में, डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, पुलिस स्टेशन का अटैचमेंट करते हो, सारे SP ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, सबके साथ अटैचमेंट करते हो, कोर्ट के साथ अटैचमेंट करते हो। इस टाइम पे आप सीखते हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे पुलिस फंक्शन कर रहा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। आपको इस टाइम पहली बार फील्ड एक्सपोजर मिलता है, आप सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हो इस ड्यूरेशन में। इसके अलावा जब आपकी DPT ख़त्म हो जाती है 6 महीने की, तो आप वापस एकेडमी आते हो फेज़ 2 के लिए। जो हमारी पासिंग आउट परेड है इस साल फेज़ 2 में थी, तो पूरी ये जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है उसका कल्मिनेशन होती है पासिंग आउट परेड। तो आपको जितनी ड्रिल प्रैक्टिस कराई जाती है, आप दिन रात, योर गन बिकम्स योर पार्ट ऑफ योर बॉडी, आप उसके साथ दिन रात परेड की प्रैक्टिस करते हो। और इसके अलावा फेज़ 2 में सारे एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशंस होते हैं, जो आपने डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सीखा, आपके सारे बैचमेट्स अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। इसके अलावा जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं अक्रॉस द स्टेट पुलिसिंग में, वो आप एक दूसरे से शेयर करते हो। तो फेज़ 1 में जितनी चीज़ें आप सीखते हो, उसको जब आपने फील्ड में अप्लाई किया तो क्या आपको कोई परेशानियाँ आई, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, वो सारी चीज़ें फेज़ 2 में आपकी सॉल्व की जाती हैं। एंड फेज़ 2 इज़ मोर अबाउट लर्निंग बाय डूइंग। आप प्रैक्टिकली चीज़ें कर करके सीखते हो, एक्सपीरियंस शेयर करते हो एक दूसरे के साथ। तो ये काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद जो आपकी पासिंग आउट परेड होती है, वो आपकी लास्ट डे होती है एकेडमी में, और मैं बता नहीं सकती आपको उस दिन कितना इमोशनली चार्ज अप फील होता है। मतलब ऐसा लगता है कि 2 साल की खून पसीना मेहनत जो भी आपने की थी एकेडमी में, उस दिन रंग लाती है। आपके पेरेंट्स आते हैं, वो देखते हैं कि कैसे आप पास आउट हुए हो एज अ सक्सेसफुल IPS ऑफिसर। उस दिन आपकी जो यूनिफॉर्म की चमक होती है वो बहुत ही अलग होती है। और आई थिंक आपकी पासिंग आउट परेड इज़
द कल्मिनेशन ऑफ ऑल योर हार्ड वर्क, ऑल योर पेशेंस, सारी जो मेहनत की, जितनी भी आपने अपनी इंजरीज़ को ओवरकम किया, जो भी आपको ऑब्स्टेकल्स आए, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के लोग इस ट्रेनिंग में आते हैं, तो सबकी कोई ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम या इंजरी होती है जिसे वो ओवरकम करके ये ट्रेनिंग पूरा करते हैं। और ये ट्रेनिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, जो आपको समझ आ गया होगा रूटीन से, सुबह 4:45 से लेकर रात के 7 बजे तक डेली। उसके अलावा काफ़ी सारे रूट मार्चेस, जंगल एक्सरसाइजेस, तो इट्स क्वाइट फिज़िकली टैक्सिंग। बट मैं ये भी कहूँगी कि अकेडमी आपको वो फिज़िकल स्ट्रेंथ देती है थ्रू आउट कि आप ये कर पाते हो। तो जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हो तो जो सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने ये सब कर लिया है, इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें थी मैंने सब ओवरकम कर लिए, ये आपके पासिंग आउट परेड के दिन चेहरे पे दिखता है। और ये आपका मोक्ष मोमेंट होता है मेरे हिसाब से। आप इस दिन सोचते हो कि हाँ मेरी पूरी ट्रेनिंग, पूरी मेहनत, सब चीज़ एकदम सफल रही। और उस दिन आपको जो प्राइड होती है जब आपके मम्मी पापा खड़े होकर आपकी पासिंग आउट परेड देखते हैं, वो आई थिंक इट्स वर्थ एवरीथिंग। और ये मेरे ख्याल से ट्रेनिंग का हाईलाइट होती है। और आई होप किसी ना किसी दिन आप लोग इस ट्रेनिंग को करें, तब आप समझ पाएंगे जो जो मैं कह रही हूँ। थैंक यू।